कि आप जो कुछ अब नया करेंगे ब्लैंक स्लेट है, लिख दीजिए, आपकी ही दुनिया है, क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। हमने एक एपिसोड सीरीज शुरू करी है जिसमें हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, कुछ जनरल आइडिया की, कुछ इनोवेशन की और कुछ इंस्पिरेशन की और लर्निंग की। बहुत सारे हमने पॉइंट पर डिस्कशन किया है। 5 एपिसोड ऑलरेडी लाइव कर चुका हूं। अगर आपने उन एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ओके, सो नाउ आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, कौन से गेस्ट यहां पर आए हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। बहुत एक्साइटेड हूं मैं उनसे जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए और आप तक वो बातें पहुंचाने के लिए जिन्होंने मुझे इंस्पिरेशन दी है। जी हाँ, क्योंकि मेरी जर्नी में, स्टार्टअप जर्नी में मुझे कई बार इंस्पिरेशन मिली है। सर ने इतनी सारी टीचिंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली दी है। आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है उन्हें यहां पर बुलाने का, तो मैं आपको उनके बारे में जरूर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी व्यूअर्स मुझे यहां पर देख रहे हैं, कोशिश करिएगा कि इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा, जरूर देखिएगा, राइट। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो उसे जरूर यहां पर कमेंट करके बताइए। सो लेट मी इंट्रोड्यूस आज के हमारे गेस्ट का मैं यहां पर इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। उनका नाम मिस्टर प्रदीप करम्बेलकर है। मेरे हाथ में मोबाइल फोन है और मैं आपको बता दूं, बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। प्रदीप करम्बेलकर सर एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और सीड इन्वेस्टर हैं। तो सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं बहुत एक्साइटेड हैं। मैंने जब पोस्ट शेयर की थी तो बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, आपसे लर्न करना चाहते थे। तो सर मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, जैसे कि मैं हर एपिसोड में करता हूं। मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, आप मुझे उन क्वेश्चन के जवाब अपने स्टाइल में, अपने हिसाब से जरूर दीजिएगा। तो सर पहला सवाल है कि हर कंपनी के पीछे एक थॉट प्रोसेस होती है, हर व्यक्ति के पीछे एक बहुत बहुत लंबी कहानी होती है, एक अलग परसेप्शन होता है जिसकी वजह से आज वो व्यक्ति वहां पर होता है। आपकी सक्सेस हम सब जानते हैं, लेकिन हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे जिससे कि हमें इंस्पिरेशन मिले। आपकी जर्नी थोड़ा सा हमें बताइए, और विजन ग्रुप इतना बड़ा विजन कैसे बना और जो हजारों लोगों को आज संरक्षण दे रहा है वो कैसे हो पाया। थैंक यू वीरेन। और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया, और जिस ढंग से आपने फेसबुक पर और वो जो मेरे कोटेशंस और वो सब आपने डाले, मुझे नहीं लगता किसी ने इतना मेरे को आज तक प्रमोट किया होगा। तो सबसे पहले तो वीरेन आपको धन्यवाद कि, और मुझे आप 3 साल से जो मेरे पास आ रहे हो और वो आपका स्कूटर और आपकी वो सारी चीजें मुझे याद आती हैं, और मेरा आप पर हुआ गुस्सा, मैं कई बार आप पे नाराज भी हुआ हूँ, तो उन सबको देखते हुए भी आपका प्यार बरकरार है, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद और शुभकामनाएं। और आपका हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप भोपाल में वापस हमारे साथ फिर से कब काम करने आ रहे हैं। सो थैंक यू अगेन। जर्नी की जहां तक बात है वीरेन भाई, मैं अपनी जर्नी अब इस उम्र में तो अब पिछले पूरे तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं वहां से सुनाता हूँ जहां से मैं अपने साथियों को बतला दूं कि मैं पहले 5-7 साल 7 ईयर्स जॉब करता था, और उसके जॉब करने के बाद सन 2003-4 से भोपाल में अपना बड़ा छोटा सा मैंने इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का काम शुरू किया था। और ये इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का जो काम है, ये पोस्ट ऑफिस एजेंट और LIC एजेंट के रूप में सन 3-4 में मैंने प्रारंभ किया था। धीरे धीरे एक बार मुझे हमेशा से इच्छा थी, जब मैं जॉब करने गया भी था दिल्ली, तब भी मैं ये चाहता था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जिसमें, मेरा हमेशा से मानना था कि जिसमें आने वाले पीढ़ियों में मेरे परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को शायद कभी जॉब ढूंढने की जरूरत न पड़े। इस तरह का मेरा एक सोच था जब मैं काफी यंग था, छोटा, और एक कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके। उस विषय, उस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज शायद बिना कैपिटल से वही चीज शुरू हो सकती थी जिसमें कोई कैपिटल नहीं लगता था। तो हमने एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एजेंट स्टार्ट किया, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, LIC हो, म्यूचुअल फंड की एजेंसी हो। और वहां से धीरे धीरे बहुत शानदार लोग मेरे साथ जुड़ते गए। मेरे साथ के जितने भी साथी आज विजन एडवाइजरी के हिस्सा हैं, मुझे याद है कि मेरे साथी मेरे साथ 16 वर्षों से उस कंपनी के पिलर्स हैं, चाहे वो शिल्पा सुब्बीकर हूँ, चाहे मुनव्वर खान हूँ, चाहे अनिल भारद्वाज हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग जो लगातार, योगेंद्र हो, अनिल शुक्ला हो, ये सब वही लोग हैं जो लगातार मेरे साथ हैं। और जब भी मैंने कोई नया साथ काम शुरू किया तो ये ही लोग थे जिन्होंने इस जर्नी को आगे बढ़ाया।
तो जर्नी 2003-4 से चालू हुई। जब मैंने अस्पताल के बिजनेसेस में हम एंटर हुए तो हमारे साथ यशदीप वैष्णव जुड़े, यशदीप वैष्णव के साथ पंकज जोशी जुड़े, और फिर रियल एस्टेट में, और हम जब विभिन्न क्षेत्रों में गए, उसके बाद जब हम इंक्यूबेशन सर्विसेज में गए तो अमृता शिंगवेकर और साथ में और भी यंग साथी उसमें जुड़ते चले गए, और फिर आप जैसे स्टार्टअप्स जो इतनी सारी संख्या में मेरे साथ जुड़े। और तो मेरी सारी जो कहानी है वो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की और नेटवर्किंग की कहानी है। तो मेरे कैरियर में अगर मैं कहूँगा कि जो कुछ मैंने किया है वो लोगों को मैं बस नेटवर्क करता गया, जोड़ता गया, और ये काफी बड़ी संख्या में लोग मेरे से जुड़े। मैं किस्मत वाला हूँ, ब्लेसिंग्स है कि वो इतने सारे लोग जुड़े, और वो सब जुड़े इसलिए विजन ग्रुप बड़ा दिखता है। स्वयं में विजन ग्रुप या मैं बड़ा नहीं हूँ, ये आप लोग जो इतने सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, इसके कारण हम विस्तृत दिखने लगे हैं, बड़े दिखने लगे हैं, पर कारण आप सब हैं और वो लोग हैं जो मेरे साथ काम। क्या बात है सर, मतलब आपने मतलब इतनी लंबी जर्नी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में बताई है, थैंक यू वेरी मच। और आपकी सर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लेवल चाहे जितना भी हो, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो हमेशा एक ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। मैं आपको आज भी टाइम पे जाता हुआ देखता हूँ, आज भी लोगों का वैसा ही आदर करते देखता हूँ, चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो। ये बहुत बड़ी लर्निंग है जो हमें जरूर सीखनी चाहिए सर। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सर मेरा अगला सवाल एक कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है जो कि हम युवाओं के लिए बहुत ही समझने वाली बात है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था सर, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसमें लिखा था कि हम भारतीय इनोवेशन करने से डरते हैं क्योंकि हमें गारंटेड सक्सेस चाहिए, और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें फेल होने का भी चांस उतना ही है जितना पास होने का। तो सर इसी मामले को देखते हुए एक्सपेरिमेंट बहुत कम होते हैं, और भारत के कई सारे जितने स्टार्टअप्स हैं उनमें से ज्यादातर तो कॉपी पेस्ट है। मतलब इनोवेशन के नाम पे हम बहुत पीछे हैं, चाहे वो अमेरिका की बात हो या चाइना की बात हो। तो सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, इसी से रिलेटेड है कि रिस्क को कैसे मैनेज करें इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट के साथ। मतलब यहां पर एक रिस्क फैक्टर है सर, तो उस पर आपसे बेहतर पर्सन और कोई नहीं हो सकता जो इसका जवाब दे। तो सर हम जरूर जानना चाहेंगे सर, प्लीज। नहीं, देखिए क्या है, मैं कल ही अपने घर पे बोल रहा था कि डर के आगे जीत नहीं होता, बीच में दर्द होता है। तो डर के आगे बीच में दर्द होता है और उसके बाद जीत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क होती किस लिए, रिस्क इसलिए होती है क्योंकि अपने को कुछ चीजें पता नहीं होती, अनुभव नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो हमको उस काम को करने में रिस्क लगता है। लेकिन अगर हम उसी काम को थोड़ा बेहतर सीख लें, थोड़ा सा समझ लें, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मोटरसाइकिल और कार चलाने में आपको कभी भी रिस्क नहीं दिखती या रोड पे एक्सीडेंट नहीं होते। आप क्या करते हैं, आप सेफ्टी मेजर्स को यूज करते हैं, आप हेलमेट लगाते हैं, आप कार बेल्ट बांधते हैं। और आप ये क्यों करते हैं, ताकि आप किसी भी अनजान जो आपको डर था और जो रिस्क थी उसको आपने समझ लिया कि ये ऐसा करने से अपनी रिस्क को कम किया जा सकता। आप यात्रा तो बंद नहीं करते, रोज सड़क पर लोगों की दुर्घटना होने के बावजूद हम यात्रा बंद नहीं करते, हम रोज निकलते हैं, केवल अपनी रिस्क को कम करते हुए, हेलमेट लगा के, बेल्ट लगा के और ये सब करके। तो इसको हम कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। हर आदमी अपने जीवन में रिस्क को कैलकुलेट कर सकता है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा जो हमारे नए साथी व्यवसायी बनना चाहते हैं, स्टार्टअप बनना चाहते हैं, कि वो ब्लाइंड रिस्क खेलें। ब्लाइंड रिस्क खेलने का समय नहीं, क्योंकि ब्लाइंड रिस्क आज के जमाने में उठाने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इतने सारे क्वेश्चंस उपलब्ध हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स उपलब्ध हैं, मेंटर्स उपलब्ध हैं, बिजनेस कोचेस उपलब्ध हैं, लाइफ कोचेस उपलब्ध हैं, कि आपको ब्लाइंड रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है। मेरे जितने भी साथी ऐसा सोचते हैं कि ब्लाइंड रिस्क लेनी पड़ेगी या ऐसा कोई चीज करनी पड़ेगी जिसके कारण उनको बहुत बड़ा कोई नुकसान होने वाला है, तो मुझे लगता है तो सबसे पहले तो इस माइंड सेट को बदलना। देखिए सारा खेल इस माइंड सेट का है, ये जैसा सोचता है वैसा होता है। सो अगर आप ये सोचते हो कि इसमें बहुत रिस्क है तो रिस्क है, और अगर आप सोचते हो कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो आई नो दिस कैन हैपन, हो सकता है। मतलब मुझे रिस्क को कभी भी, मैं इसको ये नहीं मानता कि रिस्क को आप न तो कैलकुलेट कर सकते हो, एक अंदाज लगा सकते हो, और फेलियर कभी नहीं होता। फेलियर आप अपने जीवन से कुछ भी समझ सकते हैं कि जब तक आप छोड़ के मैदान नहीं जाते तब तक फेलियर नहीं होता। फेलियर हो ही कहाँ, सक्सेस केवल डिले होती है, सक्सेस केवल डिले होती है, फेलियर नहीं होता। तो लगे रहिए। और आप ये ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल, आप खुद भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप जानते होंगे कि कुछ 45 साल की उम्र से भी शुरू होते हैं और कुछ 60 में भी शुरू होते हैं और वो सक्सेसफुल लोग बनते हैं। तो सक्सेस डिले हो सकती है,
फेल कोई नहीं होता जब तक वो हथियार न डाल दे। तो युवाओं को मेरा यही कहना है कि वो हथियार न डालें। कोरोना आए और भी कोई विपत्तियां आएंगी, किसी को भी नहीं मालूम आने वाले समय में क्या क्या होगा। हिम्मत मत खोइए और जुटे रहिए। फेलियर आदमी को कभी नहीं आता, आदमी केवल सक्सेस से डिले होता है, ऐसा मेरा मानना है। और वही करके आप आगे बढ़ते रहिए, आपकी माइंड सेट वही है। क्या बात है सर। मतलब आप अपने काम को करते रहिए, डटे रहिए और मैदान मत छोड़िए, और रिस्क मैदान तो मत आती ही छोड़िए। आती है। और जी जैसे आप हेलमेट और कार बेल्ट लगाते हैं, जी। उसके लिए आजकल इंक्यूबेशंस हैं, मेंटर्स हैं। ये आपके आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को, आपके कैरियर को रिफाइन करते रहेंगे। जो गलतियां हो रही हैं उससे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। रुकने की क्या जरूरत है? किसको पता कि आप 35 साल में बहुत बड़े हो जाएंगे या 60 साल की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, किसी को नहीं मालूम। करेक्ट सर। आप सर, आपका ये थॉट है, आप कहते हैं हमेशा कि पैशन जो होती है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी आपका सर्वाइवल दिखता है, आपकी ग्रोथ दिखती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर इस पर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि इसी पे थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एड ऑन करते हैं कि पैशन को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम सब पैशनेट होते हैं काम को करने के लिए, और आपने एक बात यहाँ पे बोली कि ब्लाइंड पैशन फॉलो मत करिए, और उसके लिए कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। तो सर पैशन और परफॉर्मेंस को कैसे हम थोड़ा सा बैलेंस करें, थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज बताइए सर। देखिए, पैशन, मैं यंगस्टर्स के जब भी मिलता हूँ आजकल, जितनी भी बुक्स को पढ़ता हूँ, जितने भी यंगस्टर्स को सुनता हूँ, ये मेरा अपना सोचना है कि आदमी को पैशनेट होना चाहिए। मतलब अपने अपने जिस चीज को आपने चुना है उसके प्रति आपकी जिद होनी चाहिए, क्रेजी होना चाहिए। अलग अलग लैंग्वेजेस में आप उसको अलग अलग शब्दों से कह सकते हैं, लेकिन क्रेजी होने के साथ साथ आपको उसका एग्जीक्यूशन यानी परफॉर्मेंस भी आना चाहिए। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि आप बहुत पैशनेट हैं, मान लीजिए आप बहुत शानदार, आपको पर्सनालिटी दी है और लोग आपसे कहते हैं कि भाई आप वॉलीबॉल या बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेल सकते हैं, तो आप शानदार स्पोर्ट्स पर्सन बन जाइए। लेकिन आपका उसके प्रति कोई पैशन ही नहीं है, आपका उसमें कोई रुझान ही नहीं है, तो क्या आप बास्केटबॉल या इस तरह का कोई प्लेयर बन सकते हैं, भले आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो? उसी के विपरीत ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको म्यूजिक का बहुत शौक है, दिन भर कान में लगा के म्यूजिक सुनते रहते हैं या अपनी तरफ से कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी उसकी बहुत फॉर्मल शिक्षा नहीं लेते या उसको एक प्रोसेस में नहीं ढालते। तो लॉन्ग रन में अगर आप पाएंगे तो वो जो पैशन था उनका म्यूजिक के प्रति, वो इस परफॉर्मेंस की लैकिंग के कारण बहुत ज्यादा उनको बड़ी सक्सेस या बड़ी ऊंचाई नहीं दे पाता। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेस और जो आपकी काम करने की या जिसमें आपको शौक था, उस शौक को आपको कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल टच देना पड़ेगा। आज की दुनिया में आप केवल शौक के माध्यम से, केवल क्रेजीनेस के माध्यम से बहुत कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ उस बिरले लोगों की, बात छोड़ दीजिए, मैं एक साधारण लोगों की बात कर रहा हूँ। बिरले लोगों की कहानियां या जो बहुत बड़े लोगों की हम कहानियां सुनते हैं, हो सकता है वो कहीं पर केवल पैशनेट हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि वो पैशनेट होने के साथ साथ अपने काम में बहुत अधिक निपुण थे। जो उन्होंने सोचा था उसकी प्रोसेस ओरिएंटेशन, उसकी लर्निंग, उसकी एजुकेशन, एजुकेशन मैंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं, पर उनकी जो लर्निंग और एजुकेशन थी उन्होंने उसको लगातार अपने साथ सीखा, अपने एक्सपीरियंस में ऐड किया, और तभी वो अपने पैशन को कैरी कर पाए और एक लंबे समय तक सक्सेसफुल बने। करेक्ट सर। मतलब पैशन को परफॉर्मेंस के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। हम सब जितने भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 सालों में जो मैंने सर से सीखा है, एक मतलब कई किताबों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप विजन ग्रुप के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा, आप उनके बारे में जानिए। सर की भी वेबसाइट है, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और सर ने कितनी अच्छी बात बोली कि जब हम ड्राइव करते हैं तो हम अपने सेफ्टी सारी लेकर के चलते हैं, क्योंकि रिस्क तो ड्राइव में करने में भी है, लेकिन फिर भी लोग ड्राइव करते हैं। तो आप अपने रिस्क मैनेज करके, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपने उसे कैलकुलेट किया है नहीं किया है। सर ग्रेट पॉइंट, थैंक यू वेरी मच सर। सर अगला सवाल ये है कि पिछले 2019 के 20 और 21 में हम लोगों ने कोविड को फेस किया है। मैं खुद भोपाल में काम करता था, लेकिन मुझे मतलब फॉर्चुनेटली कहना चाहिए घर आना पड़ा, और ऐसे कई सारे यंगस्टर्स हैं जो अपने अपने प्लेसेस को छोड़ करके अपने घर से दूर हैं और अपने कर्म भूमि से दूर हो गए हैं। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्राइवेट सेक्टर को देखते हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग गवर्नमेंट्स में नहीं जा सकते, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में सर व्हाट वुड बी द future of jobs in private sector, and what would be the key employability skill प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए? सर इस पर प्लीज थोड़ा सा बताइए। थैंक यू। देखिए, एक तो आप इस चीज को, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ,
हम सबके घरों में छोटे बच्चे होंगे, या आप खुद भी अगर अपने घर के यंग बच्चे हैं, तो मम्मी को, दादी को, दादा को मोबाइल चलाना आप ही सिखाते हो। ठीक है? ये पहली ऐसी जनरेशन है जो अपने ग्रैंडफादर को सिखा रही है और अपने पिताजी और माताजी को बतला रही है कि उनको काम कैसे करना है। आई थिंक यू आर द फर्स्ट जनरेशन जो अपने से पहली वाली जनरेशन को ये बतला रहा है कि भाई ये ऐसे होता है, पेमेंट गेटवे ये होते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऐसे होती है, बिजली का बिल ऑनलाइन ऐसे जमा करना होता है। इसका मतलब क्या है? आपकी जनरेशन को तो सबसे बड़ा फायदा है। तो पहले तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि कोरोना के कारण आपको कोई नुकसान हुआ है। अगर आप लोग घर गए हैं तो ये बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अब आप अपने कंफर्ट के स्थान पे, जैसे मुझसे कोई आज की डेट में पूछता है तो मैं कहता हूँ कि मैं केवल भोपाल में रहता हूँ और मैं बिजनेस तो दुनिया भर में कर सकता हूँ। सो आई ओनली रिसाइड इन भोपाल। मैं फिजिकली रहता भोपाल में, दुनिया में मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को इतना बड़ा कर दिया है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तो अब ये सोचना बेकार है कि आप होम टाउन में हैं या किसी बड़े शहर में। तो जो बड़े शहरों पे प्रेशर था कि वो बड़े शहर ही बड़े कुछ कर सकते हैं, उनको उस प्रेशर को रिलीज हो सकता है, क्योंकि अब आप अपने अपनी जगहों से काम कर सकते हैं। इंटरनेट सब जगह है और आप सब जगह काम कर सकते हैं। सोचने की बात यह है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आपकी पीढ़ी को, और एक और चीज जो एक बहुत बड़ा चेंज पूरे ऑर्गेनाइजेशन या दुनिया में आएगा, कि आपके समय में और मेरे समय में जो सबसे बड़ा फर्क है, मैं जब बड़ा हुआ, मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, या मेरे से पहले जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, वहां ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा महत्वपूर्ण थे, व्यक्ति कमजोर था। तब व्यक्ति, लोग कहते थे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा तो हम भी बढ़ जाएंगे। अब इसका ठीक उल्टा होगा साहब। आने वाले समय में व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उनसे ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे, व्यक्ति से ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति नहीं चलेंगे। So the person who is having more personal individual capacities and capabilities, they will drive the show. आप एक साथ 5 कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं आने वाले समय में। आप एक साथ 5 कंपनियों के सीईओ बन सकते हैं। आप एक अपने घर में बैठकर कई कंपनियों में जॉब कर सकते हैं, उनको अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो आप वो सब कर सकते हैं जो, so the role of authority in the organizations are over. समय खत्म हो गया जब आप कोई भी व्यक्ति अथॉरिटी से, क्योंकि मैं सीनियर हूं या मैं बॉस हूं इसलिए ऐसा कर सकता हूं, ये अब सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो आपके बाद की पीढ़ी है वो आपसे ज्यादा बेहतर जानती है, आपसे बेहतर टेक्नोलॉजी जानती है। तो अब आपको आने वाले समय में क्या करना है, यंगस्टर्स को, वो जो आपका सीनियर है उसकी बात को समझते हुए उसको ट्रांसफॉर्म कर देना है नई टेक्नोलॉजी और नई पीढ़ी की। आपकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है, सही अर्थों में मानिए तो अब दुनिया आपकी है, क्योंकि पिछली पीढ़ी की जो दुनिया थी वो न्यू नॉर्मल में कन्वर्ट हो गई है। उनका जो नॉर्मल था वो पीछे रह गया, जो पढ़ाई उन्होंने की थी वो किसी काम की नहीं। अब न्यू नॉर्मल ही नॉर्मल है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे खुद का बिजनेस करना चाहते हो, कि आप जो कुछ अब नया करेंगे, ब्लैंक स्लेट है, लिख दीजिए, आपकी ही दुनिया है, क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आप जो भी लिखेंगे वो अपने आप में नया होगा। तो ध्यान दीजिए, आपको जब किसी को ड्राइव करना है तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी में अपने आप को बेहतर करिए। टेक्नोलॉजी में बेहतर नहीं, आज के जमाने में एक और चीज ध्यान रखिएगा, जब आपके हाथ में ये दुनिया है तो जैक ऑफ ऑल से काम नहीं चलेगा। ठीक है? आने वाला समय मास्टर्स का है, इक्विप्ड लोगों का है। हम ध्यान से सोचिएगा, हम एमबीबीएस की जगह, एमडी और एमडी की जगह डीएम को प्रेफर करते हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर की जगह आर्किटेक्ट को प्रेफर करते हैं। हम हर जगह स्पेशलाइज्ड पर्सन को प्रेफर करते हैं। आने वाले समय में स्पेशलाइज्ड लोगों की इज्जत बढ़ेगी। तो आप में से जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो, जैसे पिछली पीढ़ी में क्या होता था, आज के आदमी कहता था कि सब चीज थोड़ी बहुत आती होगी तो जीवन चल जाएगा। आने वाले समय में चूंकि आप टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे तो आपके रेगुलर रूटीन के काम टेक्नोलॉजी कर लेगी। आपको स्पेशलाइज होना पड़ेगा किसी न किसी काम में, जिससे आपकी विद्वता और आपकी स्पेशलिटी बनी रहे। अन्यथा कॉमन लोगों का काम तो मशीन कर देगी। इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री 5.0, एआई और आगे आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, रोबोट्स हैं, कुछ दिनों बाद हो सकता है पढ़ाई, रेगुलर क्लासेस को लेने का काम रोबोट करने लगे। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो जो जब रोबोट हमारे नेचुरल काम करने लगेंगे तो ह्यूमन को अपने नेक्स्ट लेवल पर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है? मेंटरिंग, ट्रेनिंग,
ये वो काम है जो ह्यूमन साइकी में रेगुलर वर्कों से ऊपर है, और आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। तो आपकी जरूरत सबको है। जितने भी लोग मेरे साथी यहाँ पर, जितने भी इस प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में एक तो वो जो स्टार्टअप है, और एक वो जो रीस्टार्ट हो रहे हैं। मेरी पीढ़ी के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेसेस जो उन्होंने शुरू किए थे वो बहुत कम खत्म हो गए, उनको भी रीस्टार्ट होना है। सबको अपने बिजनेस मॉडल बदलने हैं। जो रेस्टोरेंट चलाता था उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया, अब वो ऑनलाइन कुछ ढूंढ रहा है। So the same way, you have great opportunity to bring more businesses. You have great opportunity to become great employees to help your organization. So you can build an organization with that founder. बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बात बोली। मतलब मुझे 3 चीजें आपकी इतनी मजेदार लग गई हैं, मैंने नोट कर लिया है। एक तो ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, पुराने टाइम में जरूर होता था कि ऑर्गेनाइजेशन से व्यक्ति चलता था, लेकिन आज व्यक्तियों से ऑर्गेनाइजेशन चलेगा और एक आदमी कई जगह जॉब कर सकता है। ये भी एक नई बात आपके थ्रू पता चली। और हम किस चीज में अच्छे हैं, स्पेशलाइज्ड लोगों की डिमांड बढ़ेगी। और आपने तो एक अलग ही डायरेक्शन दिखा दिया कि लोग बोलते थे जॉब्स नहीं है, ये है वो है, लेकिन एक अलग डायरेक्शन है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। ग्रेट सर, मतलब मजा आ गया सर। सर एक और विशेष बात है मेरे कुछ उन दोस्तों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए जो स्टार्टअप्स में हैं, अभी अभी स्टार्टअप्स में हैं। और आपकी एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने स्टार्टिंग में बताया भी कि आप नेटवर्क बनाते चले गए और आपका विजन ग्रुप जो है एक बहुत बड़ा विजन ग्रुप हो गया और हम सबका विजन हो गया वो। और सर, स्टार्टअप में नेटवर्किंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और हम इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं? बिकॉज कई सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं कि मतलब लाइक डीप एकदम चले गए, डूब गए, उन्हें किसी से मतलब ही नहीं लगे गए। तो सर, स्टार्टअप्स में नेटवर्किंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है सर, प्लीज बताइए। मैं एक लाइन कहूंगा सर, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आने वाले समय में और पीछे भी आपका जो नेटवर्क है वही आपकी नेटवर्क है। पैसा, मनी इज नॉट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो आने वाले समय में जब हम सब तरफ डिजिटल होंगे, जब हम ज्यादातर लोगों को डिजिटली कनेक्ट होंगे, सो व्हाट विल वर्क द योर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विल वर्क। योर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विल वर्क। और ये नेटवर्क जो है, आप देखिए इसमें भी क्रेडिबिलिटी है, ध्यान से देखिएगा। किसी में ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स पर या नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की भी क्रेडिबिलिटी है। अगर आप किसी एक्स प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है और कोई वाई प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, उस नेटवर्क या उस प्लेटफॉर्म की भी क्रेडिबिलिटी है। अल्टीमेटली आपको बिल्ड क्या करना पड़ेगा? आपको नेटवर्क के साथ साथ बहुत जबरदस्त क्रेडिबिलिटी भी बिलीव करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप क्रेडिबिलिटी डेवलप करते हैं तभी आप नेक्स्ट लेवल का ट्रस्ट डेवलप करते हैं। और जब आप ट्रस्ट डेवलप करते हैं तभी आप लोगों से बिजनेस कम्युनिकेशन या किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जब तक आपका ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, सामने वाला आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं देता। अगर मैं वीरेंद्र मिश्रा जी पे भरोसा नहीं करता तो मैं अपने किसी भी परिचित को आपका नाम रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको अगर रेफर करता हूं तो मैं अपनी रिस्क, अपनी क्रेडिट को रिस्क पे डालता हूं, राइट। तो सबसे पहले वीरेंद्र मिश्रा जी के लिए क्या आवश्यक है कि वो किसी भी नेटवर्क में हो, अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करें। क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करने के बाद ट्रस्ट जनरेट होता है। ट्रस्ट जनरेट, और सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है, ये जो क्रेडिबिलिटी है ये आपके परफॉर्मेंस से और आपकी विद्वता से, जानकारी से भी आगे की बात है। आप अगर बहुत अच्छा काम करने वाले भी हो और आपकी क्रेडिबिलिटी अगर कमजोर होगी मार्केट में भी या एज एन एम्प्लॉय भी, तो मान के चलिए आपको धंधा कम मिलेगा, बिजनेस कम मिलेगा, लोग आपको कम काम करेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे भाई उसको आता तो है लेकिन यार उसका वो वैल्यू सिस्टम ठीक नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है। और अगर आपकी साख कमजोर है तो आपका ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा तो आप नेटवर्क को डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क बहुत जरूरी है, पर नेटवर्क बिल्ड ही तब होते हैं जब आप साख और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद के नेक्स्ट लेवल पर वो नेटवर्क आप पे ट्रस्ट करता है। जब वो नेटवर्क आप पे ट्रस्ट करने लगता है तो फिर आप फ्लरिश करते हैं। ये जर्नी है, केवल लोगों को मिलके गुड मॉर्निंग हाय और सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने से नेटवर्क नहीं बनता। नेटवर्क बनाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं और लगातार उस पर कार्य करना पड़ता है ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती रहे।
आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। कितनी अच्छी बात बोला ईसन ने। सर एक और चीज मैंने नोट करी है कि आप जब मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक अपना शेड्यूल करते हैं, मुझे लकीली आपके साथ रहने का मौका मिला और आपको क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका मिला, तो मैं आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा जो एक अच्छी आदतें हैं। तो सर मैं पिछले 2 साल से एक हैबिट रिप्लेसमेंट कोर्स जो है रन कर रहा हूं। मैं लगभग 400 से ज्यादा बच्चों तक पहुंच चुका हूं और उनको ये सिखाता हूं कि आप अपने दिन को मैनेज करके अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो सर आपकी 3 अच्छी आदतें जानना चाहेंगे सर, जो कि एक यंगस्टर्स को अपनानी चाहिए या फिर हमें अपनानी चाहिए कि हम भी इतना बड़ा कुछ कर पाए अपनी लाइफ में। सर प्लीज एक एक करके प्लीज बताइए सर। इसमें मैंने कोई बहुत बड़ा ऐसा सच नहीं किया, किस्मत है, ब्लेसिंग्स है और विषय से लोगों की, इसलिए लोगों को लगता है लार्जर देन लाइफ की जो परसेप्शन है वैसा लगता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। वी आर स्टिल कॉमन पीपल, स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर ब्रिंगिंग न्यू बिजनेसेस एंड स्टिल ट्राइंग टू मेक हार्ड कि हम भी बेहतर काम कर सकें। पर यस, कुछ चीजें हैं जो मैं बतला सकता हूँ कि यस, वो एटीट्यूड बिल्डिंग के लिए आपको काम आती हैं और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए, जितनी भी हैबिट्स होती हैं ये बेसिकली आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। जो हैबिट्स मुझे लगती हैं जो मेरे को, एक तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मेरे को किसी बात पे थोड़ा भी इरिटेशन होता है तो अगर वो ये है कि मैं समयबद्धता पर बहुत विचार करता हूँ। किसी भी चीज में समय पर आना और समय पर कार्य करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू। मैं एक वक्त काम परफेक्शन से हो या ना हो, थोड़ा कम परफेक्शन से हो तो भी चल जाएगा, बट टाइम हैज टू बी वेरी गुड। सो वेदर इट इज अपॉइंटमेंट टाइम, वेदर इट इज एनीथिंग, इट हैज टू बी टाइम बाउंड। तो आई थिंक हैबिट एक वो है जो मुझे लगती है जो मेरी बेहतर हैबिट हो सकती है। दूसरा जो हैबिट है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो टैग लाइन है, योर कंसर्न इज अवर कंसर्न। दिस इज ऑल्सो अ हैबिट which we have developed in an organization, that we should always think about others first. आप पहले सोच के देखिए कि अगर जिस डिसीजन को आप लेने वाले हैं वो दूसरे के लिए कंसर्न है कि नहीं, या वो उसका कंसर्न एरिया है कि नहीं, आप उसके तरफ से उसके शूज में जाके सोच पाते हैं कि नहीं, और तब अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं जो उसके लिए भी कंसर्न है, सो आई थिंक लाइफ बिकम्स मच मोर स्मूथ, क्योंकि आपको अननेसेसरी स्ट्रेस या अननेसेसरी कंसंट्रेशन नहीं करने पड़ते। योर कंसर्न इज अवर कंसर्न इज अनदर थिंग व्हिच वी बिलीव इन। हैबिट की जहां तक बात करूं तो कौन सी ऐसी हैबिट हो सकती है जो तीसरा हम सोचते हैं कि एक और आपने मेरा कोट डाला हुआ है, वो भी मेरी विचारधारा का ही हिस्सा है और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी मानता हूँ कि अगर हम अच्छा करते रहेंगे तो अच्छा होता ही रहेगा। सो दैट्स अ वेरी बिलीविंग थिंग दैट हमको कंटिन्यूअसली कोशिश करनी चाहिए। अब ये मेरी हैबिट है कि नहीं, पर ये एक मेरे जीवन का हिस्सा है कि हम हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम जितना दूसरे का या दूसरे का अच्छा करने का कोई भी प्रयास कर सकें चलेगा। और ये मेरी पूरी लाइफ में मैंने देखा है कि अभी तक बुरे व्यक्तियों से मेरा कोई बहुत ज्यादा इंटरफेस मेरे साथ होता नहीं, या वो मेरे सामने नहीं आते, या उनकी मैं बुराई देख नहीं पाता। व्हाटएवर यू विल से। क्या बात है सर। मतलब कहते हैं ना कि सिंपलिसिटी हमेशा एडमायर की जाती है और एक व्यक्ति कितने सहज भाव से आपने इतने अच्छे तरीके से बता दिया कि पहला तो टाइम मैनेजमेंट हम सब युवाओं को सीखना पड़ेगा। जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं तो प्लीज नोट इट डाउन। अगर आप अपने वक्त को मैनेज नहीं कर सकते हो तो आप आने वाले वक्त में कैसे गारंटी दे सकते हो कि आप सक्सेसफुल बनोगे। तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम। सेकंड चीज सर मैं एक चीज कहूंगा, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। मैंने किसी को सुना था और वो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, और भी मैंने कहीं बोला था और कई जगह बोलता हूँ कि मैंने किसी विद्वान को सुना था, उसने उस वक्त भाषण में बोला था और मुझे बड़ा इम्प्रेस किया था। उसने कहा था जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो आप देखेंगे कि उस हमारे फोटो के नीचे 2 ही चीजें लिखी होती है, एक डेट ऑफ बर्थ और एक जाने की। सो आपको ऊपर वाले ने केवल इसके बीच का टाइम दिया है। सो ऊपर वाले की तरफ से आपको क्या मिला है? टाइम। तो दुनिया का सबसे वेल्दी आदमी कौन है? जिसपे समय है। तो जो समय को मैनेज कर सकता है वही वेल्दी है। बाकी सब वेल्थ क्रिएशन तो हमारे यहीं पे छूट जाएंगे। ऊपर वाले ने हमको इस टाइम से इस टाइम तक का ही समय दिया है। सो टाइम इज ए मनी, टाइम इज ए वेल्थ, यू हैव टू मैनेज इट। क्या बात है सर।
मतलब टाइम को तो मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा सर आपने कोट बताया था, एक कोट नहीं, आप, मैं देखता आ रहा हूँ कि आप हमेशा उस चीज को देखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि योर कंसर्न इज आवर कंसर्न, मतलब दूसरों के बारे में पहले सोचना और उनको उनके नजरिए पे जाकर के सोचना, ये भी अच्छी हैबिट है। तीसरी आपने बताया कि अच्छा करोगे तो अच्छे का विस्तार होगा। कितने सहज भाव से कह दिया आपने कि मेरे सामने कभी कोई बुरे व्यक्ति आते ही नहीं है। तो सर ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, एक माइंडसेट है कि ऐसा होता ही नहीं है तो होगा ही नहीं। और पिछले 25 सालों का आपका एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि प्रदीप करम्बेलकर सर, तीन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बीएनआई और पीएचडी चैम्बर और एमपीटीआई, इसके इसके बहुत की पर्सन है। तो इनके बारे में मैं आपको इनकी वेबसाइट में सब कुछ बता दूंगा, तो यहां पर डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देखिएगा तो आपको और पता चलेगा। वेबसाइट से बेहतर है, आपके लिए और आसान है। मेरा लड़का मुझसे कहता है कि अगर पापा के बारे में पता करना हो तो गूगल पे प्रदीप करम्बेलकर डालिए, ज्यादा आसान है। करेक्ट, आप गूगल पे सर के बारे में जाकर के चेक कर सकते हैं। सर आपसे एक आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल ये है कि मेरे व्यूअर्स को हर बार मैं कहता हूं, जितने भी गेस्ट हमारे साथ आते हैं एपिसोड्स में, मैं कहता हूं सर आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर आप हमारे व्यूअर को दे सकें अभी के टाइम को देखते हुए, जिससे कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख पाए, तो सर वो क्या देंगे सर आप? देखिए सर, मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत और मेरे जितने भी मित्र हैं, जो भी मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़े, और मेरे कलीग और मेरे दोस्त भी जो व्यवसाय में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में, मैंने उन सबके साथ एक ही चीज पाई कि अगर आप अपने मूल्यों के साथ और वैल्यू बेस्ड के साथ आगे बढ़ते रहे तो लॉन्ग रन में आप एक निश्चित ऊंचाई तक अवश्य पहुंच जाएंगे। सो मेरा मैसेज आप सभी को है कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, जब हम जॉब शुरू करते हैं, तो इट्स वेरी नेचुरल टू हैव शॉर्टकट्स, इट्स वेरी नेचुरल टू फाइंड शॉर्टकट्स टू अर्न थिंग्स। बट अंत में आप मान के चलिएगा कि उस वक्त, उस उम्र में मुझे भी लगता था कि जब अपन 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, 28 साल के, तो हमें लगता है कि यार दुनिया में इतने सारे शॉर्टकट्स हैं, फटाफट चीजें बनती हैं। पर अगर आपको 30 साल से 60 साल तक की जर्नी को तय करना है और एक लेवल पर तय करना है, सो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस को और अपने उसको एक वैल्यू बेस्ड ही आप बना सकते हो। वो वैल्यूज आपकी हो सकती है, मैं उस वैल्यूज पे ये नहीं कहूंगा कि सबकी अलग अलग होगी। और अगर आप उस बाद में ब्रांड वैल्यूएशंस के लिए भी बड़े होते जाएंगे, जब आज से 30 साल बाद आप सबकी कंपनियों को, 20 साल बाद आपकी कंपनियों को मैं शेयर मार्केट में अलग अलग जगहों पे बड़े कंपनियों में लिस्ट होते देखूंगा, या पढ़ूंगा कि वीरेन जी जैसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने 5000 लोगों को संबोधित किया। सो आई फील ग्रेट अबाउट इट। तो वो जो ब्रांड आप बनेंगे वो इन्हीं वैल्यूज के कारण बनेंगे, और इन्हीं इस जर्नी के कारण। जब लोग आपके बारे में जानेंगे कि वीरेन जी मतलब ये है, इनके ये वैल्यू सिस्टम है, ये इसी हिसाब से है। नारायण मूर्ति साहब की एक कोटेशन अपने टेबल पे लगा रखी, उस पे लिखा है, मूल्यों के साथ आगे बढ़ते चले। क्या बात है सर, मतलब अपने वैल्यूज के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर, इतना बड़ा और इतना बेहतरीन मैसेज देने के लिए। ये आपके अगर कोई भी सवाल हैं तो आप यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइए, आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, क्योंकि सवाल उस सवाल को पूछने का नहीं, सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर कहीं डाउट फंस गया तो बिलीव मानिए कि आप रुक जाएंगे। तो सवाल जरूर पूछेगा। तो सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम देने